दोस्तों इस साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। दूसरा ऑप्शन कोरोना। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का क्रीट नामक भाग दिखाई देता है, ठीक है, यानी कोरोना। सूर्य के प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग, ठीक है, विबग्योर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है। तो देखिए शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है ये फ़ारेनहाइट पे स्केल पे कितना होता है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी देखिए शुद्ध जल का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना होगा, तो ये हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और देखिए यहाँ पे जो है, देखिए कुछ रिलेशन है, जैसे C/5 बराबर होता है F-32/9, ठीक है। C/5 बराबर F-32/9 बराबर होता है K-273 बराबर होता है R/4 बराबर होता है R/4, ठीक है। तो C/5 बराबर F-32/9, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4 क्या होता है, बराबर होता है R/4, ठीक है, बराबर R/4 होता है। याद रखना है C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 K-273/5 बराबर R/4। अब देखिए अतः C/5 बराबर आपको फ़ारेनहाइट में चाहिए, तो F-32/9 को एक साथ रखिए, ठीक है। अब C का मान कितना होगा, 100 होगा। क्योंकि शुद्ध जल का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है, 100। तो यहाँ पे 100/5 बराबर होगा F-32/9, ठीक है। तो ये 20×5 = 100, ठीक है। ये क्रॉस गुना कीजिए तो कितना होगा, 180। तो 180 बराबर होगा F-32, ये 32 इधर आएगा, जुट जाएगा 2 और 3 11, कितना होगा 212, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 200 F बराबर होगा 212। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी। तो देखिए तीसरा ऑप्शन 45 डिग्री। तो किसी वस्तु को अधिकतम पाराश पर फेंकने के लिए उसे 45 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है। चूँकि परास बना है, परास यानी आर बराबर क्या होता है, होता है U² sin 2θ बट्टा में G होता है, ठीक है। U², देखिए U² sin 2θ बट्टा में G होता है, ठीक है। तो थीटा का जो है मैक्सिमम मान यदि लीजिएगा, ठीक है, तो थीटा का मान कितना लेना होगा, 45, ठीक। 45 पर जो है आर मैक्सिमम होता है, यानी ये हो जाएगा U²/G हो जाएगा, ठीक है। या क्यों, यहाँ पे sin 90 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि यदि बल, संवेग तथा विस्थापन क्रमशः ABC द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं तो AC/B प्रदर्शित करेगा। तो देखिए कहता है कि ए बल है, ठीक है, ए क्या है, बल है, बी क्या है, संवेग है, और सी क्या है, विस्थापन है। तो कहता है AC/B। तो यहाँ पे देखिए AC/B, तो ए बल है, तो बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma, ठीक है। बी गति है, तो गति बराबर होता है mv, ठीक है। गति बराबर क्या होता है, m × ठीक है। बी यदि गति है तो यहाँ पे m, सी जो है विस्थापन है, तो क्या होगा, v/t, क्या होगा, v/t हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है संवेग है, ठीक है, बी तो संवेग है, तो बी संवेग बराबर होगा mv, और सी विस्थापन है, तो विस्थापन बराबर क्या होगा, v/t हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे AC/B निकाल दीजिए, AC/B, ए बल है तो ma, ठीक है। सी जो है क्या है, तो विस्थापन है, तो v/t, और देखिए b क्या है, तो संवेग है, तो mv, यहाँ से m कैंसिल, v कैंसिल, तो बचा क्या, a/t, बचा क्या, a/t,
यानी क्या बचा ऊपर में, तो ऊपर में जो आपको बच जाएगा a/t यानी वेलोसिटी बाई टाइम, यानी ये क्या होता है, वेग होता है, a/t वेग। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो वो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा यानी वेग हो जाएगा। नेक्स्ट फिर देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, ओम का नियम। तो देखिए ओम का नियम जो है ये किसी धात्विक तार में प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच का संबंध बताता है। ओम का नियम किसी धात्विक तार में प्रवाहित होने वाली धारा और इनके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है, ओम का नियम। नेक्स्ट फिर देखिए, कहता है कि 10 मीटर पर सेकेंड से गतिमान एक 2000 kg का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ इतना मीटर की गति से चलते हैं, कार का द्रव्यमान क्या होगा, कार का द्रव्यमान क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा आपको m1v1 बराबर m2v2, ठीक है, m1v1 बराबर m2v2। m1 जो है ये पहले ट्रक का द्रव्यमान है, v1 जो है ये v1 जो है ट्रक की गति है, ठीक है। m2 जो है कार वो, ठीक है, m2 जो है ट्रक व कार दोनों का सम्मिलित रूप से द्रव्यमान है, और v2 जो है कार वो गति की सम्मिलित गति है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए m1v1, तो m1 कितना है 2000, तो यहाँ पे 2000 इंटू v1 है आपको 10, m2 इंटू दोनों का जो है सम्मिलित टकराव के बाद वे कितना है 8 है, 8 है। तो यहाँ से 8 दूनी देखिए 8 है, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से m2 निकल जाएगा आपको कितना, m2 निकल जाएगा 2500 kg, ठीक। तो कार का द्रव्यमान क्या होगा, तो ये m2 में दोनों का द्रव्यमान शामिल है, ठीक है। तो m2 में दोनों का द्रव्यमान शामिल है, तो कार का द्रव्यमान हो जाएगा 25, ठीक है, इसमें से 2000 कैंसिल यानी 500 kg, ठीक है, कितना हो जाएगा 500, यानी यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता है कि एक तरंग की चाल 250 मीटर पर सेकेंड तथा तरंग दैर्घ्य 50 सेंटीमीटर है, तो तरंग की जो है आवृत्ति होगी। तो यहाँ पे देखिए ध्वनि की चाल कितना है 250 मीटर पर सेकेंड, तरंग दैर्घ्य कितना है तो 50 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको निकालना है आवृत्ति, ठीक है। तो आवृत्ति यहाँ पे निकालिएगा, तो आवृत्ति निकालिएगा, तो यहाँ पे चाल बराबर आवृत्ति, ठीक है। तो यहाँ पे भी बराबर क्या होगा म्यू लेम्डा, भी बराबर क्या होगा तो म्यू लेम्डा, भी बराबर होता है म्यू लेम्डा, ठीक है, भी बराबर होता है म्यू लेम्डा, ठीक है। चाल बराबर यानी भी बराबर म्यू लेम्डा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा यानी भी का मान है 250 बराबर म्यू और लेम्डा का मान कितना है 0.5, 0.5, ये दशमलव उड़ेगा यहाँ पे 0, 5 से कट जाएगा, 5 या 25 यानी कितना आ जाएगा तो 50, तो म्यू का मान कितना आ गया 500 हर्ट्ज, ठीक है। तो आवृत्ति कितना आवृत्ति निकल के आपको 500 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ फिर यहाँ पे जो है भी बराबर था म्यू लेम्डा, भी बराबर म्यू लेम्डा, ठीक है, या म्यू बराबर भी बाई लेम्डा, तो यहाँ पे निकल जाएगा 500 हर्ट्ज यानी दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है प्रकाश किरण के सघन से विरल माध्यम में अपवर्तन के समय क्रांति कोण की स्थिति में अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। तो देखिए क्रांति कोण एक वैकल्पिक रूप से सघन माध्यम में आपतित कोण है, ठीक है, जिसके लिए अपवर्तन कोण जो है 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश किरण के सघन से विरल माध्यम में अपवर्तन के समय क्रांति कोण की स्थिति में अपवर्तन कोण का मान 90। नेक्स्ट कहता दो संधारित्र जिसकी धारिता 2F व 3F है को श्रेणी में जोड़ा गया है, एक तीसरा संधारित्र जिसकी धारिता 1F है को इनके समांतर क्रम में जोड़ा गया है, परिणामी धारिता होगी। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको जो है श्रेणी क्रम में, तो यहाँ पे जो है 2F 3F, यहाँ पे इसको जोड़ दिया गया है आपको
2f 3f को श्रेणी क्रम में और इसको जोड़ता है क्या है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। तो हमको निकालना है, तो देखिए 2f वो 3f वो श्रेणी क्रम में। तो जब इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2f इंटू 3f बट्टा में 2f प्लस 3f, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 6/5f, ठीक है, 6/5f। अब जब देखिए 6/5f और 1f को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो 6/5 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, 6/5 प्लस 1 यानी कितना 11/5f, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। तो देखिए किसी व्यक्ति की अपनी पूरी जो है छाया देखने के लिए उसे अपनी लंबाई के आधे लंबाई का दर्पण लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्ति की लंबाई कितना है 1.5, अतः आवश्यक दर्पण की लंबाई 1/5/2 हो जाएगा, यानी 0.75 मीटर, यानी इसका राइट आंसर होगा दूसरा। तो किसी व्यक्ति को अपनी पूरी छाया देखने के लिए उसे अपनी लंबाई के आधे लंबाई का दर्पण लेना चाहिए। नेक्स्ट फिर देखिए, कहता है ऊर्ध्वाधर रूप से जो है ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद इतना सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है, वह वेग ज्ञात करे जिसके साथ इसे फेंका गया था। 121 का जो है, तो देखिए v बराबर क्या होता है u माइनस जी टी, ठीक है, जहाँ g नकारात्मक है, ठीक है। अब तो v बराबर होगा 0, तो u माइनस क्या हो जाएगा g हो जाएगा, ठीक है, g हो जाएगा, यानी v बराबर 0, g बराबर 10, t बराबर 12.5, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे u बराबर क्या होगा जी टी, u बराबर क्या हो जाएगा, तो u बराबर हो जाएगा आपको जी टी हो जाएगा, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 10 गुने 12.5 यानी 125। नेक्स्ट कहता जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है खाली स्थान पर आवर्तन की घटना होती है। तो 122 का हो जाएगा दूसरा नियमित। तो जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है। ये सभी परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं तथा साथ ही ये एक दिशा में होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, एक दिशा में होती हैं। नेक्स्ट देखिए, कहता सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं जब वे 123 का तीसरा ऑप्शन जब वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण एक निश्चित ताप पर खो देते हैं, उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। लोहे का क्रांतिक ताप होता है 725 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है 725 डिग्री। तो जब चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं तब वे बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। नेक्स्ट 124 नंबर है कि गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है। 124 का फर्स्ट हीलियम। तो गोताखोरों द्वारा जो है गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडरों में O2 के साथ जो हीलियम गैस भरी होती है। नेक्स्ट है कि एक जो है धातु M के क्लोराइड का जो है अणुसूत्र MCl2 है और M के ऑक्साइड का अणुसूत्र होगा। तो 125 का फर्स्ट MO। तो चूंकि धातु क्लोराइड का सूत्र जो है MCl2 है, ठीक है, हम समझ सकते हैं कि M जो है द्विसंयोजी है, ठीक है, इसलिए यह M2+ हो जाता है और ऑक्साइड द्विसंयोजी होने के कारण O-2 हो जाता है, ठीक है। संयोजन पर धातु ऑक्साइड विद्युत रूप से तटस्थ होता है और सूत्र MO के रूप ले लेता है। तो ये ऑप्शन 126 नंबर देखिए, कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को कहा जाता है। तो फर्स्ट लैंथोनाइड्स। तो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को ठीक है, लैंथोनॉइड्स कहा जाता है। ये आवर्त सारणी के छठे आवर्त के तत्व हैं, इन्हें F ब्लॉक तत्व भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है कि यदि किसी गैस का आयतन 27% पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः जो है मूल आयतन प्राप्त जो है कर सके। 127 का फर्स्ट यानी 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखिए गैस के नियम से V1/V2 बराबर क्या होगा T1/T2। ठीक है, V1/V2 बराबर होगा T1/T2। ठीक है, तो यहाँ से जो है कहता है दिया हुआ है कि V1 को यदि आधा करें V2 क्या होगा V हो जाएगा, तो T1 बराबर यहाँ पे 273 प्लस 27। ठीक है, 273 प्लस 27 यानी कितना होगा 300 केल्विन। ठीक है, 300 केल्विन। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे T2 निकालना है तो V/2/V क्या होगा 300/T2, 300/T2 यानी T2 का मान कितना निकल गया 600 केल्विन। ठीक है, यानी T2 बराबर होगा 600 - 273 यानी 327 डिग्री सेल्सियस। 327 यानी इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है दो धातुओं A और B की पट्टियों एक साथ मजबूती से जुड़ी है जैसा कि चित्र में दिखा गया। कहता है गर्म करने पर A B से अधिक फैलता है, A फैलता है B से अधिक। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह रूप ले लेगा, A B से अधिक जो है फैलता है। तो देखिए यहाँ पे 127 का जो हो जाएगा, 128 का दूसरा, 128 का जो है A B से अधिक फैलता है, तो ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए कहता है कि द्विघातीय पत्ती में जो धातु अधिक बढ़ती हैं वह धातु की ओर वह जो है बाहर की ओर होती हैं। ठीक है, द्विघातीय पत्ती में जो धातु अधिक बढ़ती हैं वह बाहर की ओर होती हैं। पत्ती उत्तल रूप ग्रहण करती हैं तथा अधिक बढ़ने वाली धातु ऊपर की ओर रहती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा दूसरा, नेक्स्ट बाहर की ओर हो जाएगा। फिर देखिए कहता है कि CuSO4 प्लस Zn, ये ZnSO4 प्लस Cu अभिक्रिया के संबंध में सही कथन 129 का देखिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कॉपर की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, कॉपर की तुलना में, देखिए कॉपर की तुलना में जिंक क्या है, जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है, तो यहाँ पे राइट आंसर दूसरा होगा। ठीक है, तो जिंक को कॉपर सल्फेट CuSO4 विलयन में मिलाने पर कॉपर को विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट ZnSO4 बनाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जस्ता तांबे की तुलना में अधिक जो है क्या है प्रतिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो देखिए कहता है कि संतृप्त विलेय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तीसरा ऑप्शन संतृप्त के बारे में, तो इसमें पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। तो जल की एक दी गई मात्रा केवल एक पदार्थ की निश्चित अधिकतम मात्रा को विलय कर सकती है। विलय तापमान पर एक ऐसा विलयन जिसमें उस तापमान पर कोई और पदार्थ नहीं घुल सकता है उसे संतृप्त पदार्थ कहा जाता है। एक संतृप्त विलयन में पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है जिससे किसी दिए गए तापमान पर इसे विलय किया जा सकता है। किसी पदार्थ की जो घुलनशीलता उसके संतृप्त विलयन को संदर्भित करता है। थर्मोप्लास्टिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। थर्मोप्लास्टिक 131 का हो जाएगा आपको, यानी 131 का देखिए थर्मोप्लास्टिक। तो देखिए थर्मोप्लास्टिक जो है ये थर्मोप्लास्टिक जो है दीर्घ श्रृंखला बहुलक हैं जिनमें कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं होता है। तापन भी श्रृंखलाओं के बीच कोई क्रॉस लिंकिंग उत्पन्न नहीं करता है। और थर्मोप्लास्टिक्स को कई बार संधारित किया जा सकता है। उदाहरण पॉलीथीन, PVC, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, नाइलॉन, पॉलिएस्टर आदि। 132 नंबर देखिए, 132 है कि नीचे दिए गए ऑक्साइडों में किसका जो है जलीय विलयन नीले लिट्मस पेपर को लाल कर देगा। 132 का तीसरा होगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है का रासायनिक, सल्फर डाइऑक्साइड एक रासायनिक यौगिक है। इसकी रासायनिक सूत्र SO2 है। यह तीव्र गंध युक्त एक तीक्ष्ण विषैली गैस है जो कई तरह की औद्योगिक जो है प्रक्रियाओं में तथा ज्वालामुखियों द्वारा जो है छोड़ी जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है। इसका जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र का रंग लाल कर देता है। ठीक है,
तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अभिक्रियाएं संभव नहीं है? 133 का तीसरा, कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? तो डी ऑप्शन देखिए, यानी Cu प्लस FeSO4। तो देखिए, लोहा की तुलना में कम क्रियाशील होने के कारण कॉपर को लोहे के नीचे रखा जाता है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता। 134। फिर कहता है कि एक तत्व दो भिन्न ऑक्साइड ए और बी बनाता है, दोनों कमरे के तापमान पर रंगीन गंधहीन एवं गैस है। ए मानवों के लिए हानिकारक है, बी एक हरित घर गैस है, पहचानी ए और बी क्रमशः है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे यदि गौर करें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कमरे के तापमान पर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रंगहीन गंधहीन और गैसीय होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्यों के लिए जहरीली और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 135 नंबर। देखिए, कहता जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी जाती हैं तो इस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है, यह हरा पदार्थ होता है। यह हरा पदार्थ होता है आपको तीसरा ऑप्शन, यानी कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है, ठीक है। तो देखिए, कॉपर वायुमंडलीय गैसों तथा नमी के साथ प्रतिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट तथा कॉपर हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं, जो हरे रंग का निर्माण होता है। 2Cu प्लस CO2 प्लस H2O प्लस O2 ये बनाएगा CuCO3 प्लस CuOH के होल। नेक्स्ट 136 नंबर देखिए, कहता मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तीसरा ऑप्शन यूरोक्रोम। तो मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। मानव मूत्र का pH मान 6 होता है। मानव मूत्र के माध्यम से विटामिन C का उत्सर्जन होता है। मानव शरीर में एक दिन में लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। नेक्स्ट है कि किस प्रकार प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है? तीसरा ऑप्शन लैंगिक। तो लैंगिक प्रजनन विशाल विविधता लाने में सक्षम है। लैंगिक प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें दो युग्मकों के मिलने से बनी रचना युग्मनज, ठीक है, द्वारा नए जीवन की उत्पत्ति होती है। इस प्रक्रिया में दो मुख्य चरण अर्धसूत्री विभाजन निषेचन है, ठीक है। इस सभी जो है स्तनधारी लैंगिक प्रजनन करते हैं। कहता हरित लवक के किस भाग में प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है? तीसरा ऑप्शन ग्रेना। तो प्रकाश की प्रतिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, ठीक है। यह क्लोरोप्लास्ट के कनिका में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर देखिए, यह प्रकाश की ऊर्जा को थाइलाकोइड झिल्ली में एंजाइमों की एक श्रृंखला के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप दो ऊर्जा वाहक यौगिकों का उत्पादन होता है, ATP और NADPH, यानी NADPH। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ पौधों की जड़ों जो है उपजी और पत्तियों की खालिस्तान प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों विकसित करती हैं। दूसरा ऑप्शन वनस्पति प्रसार। वनस्पति जो है प्रजनन, यानी वनस्पति प्रसार वनस्पतियों में अलैंगिक जनन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पौधे के कई भाग जो है जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से नए पौधों की उत्पत्ति होती है, अर्थात इस प्रकार के जनन प्रक्रिया में बिना बीज या बीजाणु के ही नए पौधे की उत्पत्ति होती है। 140 नंबर देखिए, कहता कि निम्नलिखित में से कौन जो है सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग करते हैं? दूसरा ऑप्शन तो पोस्ता के बीज, ठीक है। सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए जो है यहाँ पे पोस्ता के बीज का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 141 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता है? 141 का सूअर। तो देखिए, सूअर एक सर्वाहारी जंतु है जो कि रेशों को अच्छी तरह नहीं पचा पाता है। अन्य जंतु जैसे बकरी, गाय, हाथी आदि जिनके शरीर में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो रेशे को पचाने के लिए एंजाइम का प्रस्रावन करते हैं। नेक्स्ट फिर कहा था कि दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं, जैसे साथ साथ रहते हैं। इनमें एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जब दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को कहते हैं। तीसरा ऑप्शन सहजीवन। नेक्स्ट कहता मेढक और केचुआ दोनों अपनी त्वचा से शोषण करते हैं, यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा होती है। 143 का 3 आर्द्र एवं श्लेष्मीय होती हैं,
ठीक है। तो श्लेष्मा, ठीक है, ग्रंथियों से हमेशा श्लेष्मा निकलता है जो मेढक और केंचुओं के शरीर को चिपचिपा बनाए रखने में मदद करता है, इसलिए इसका शरीर जो चिपचिपा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन करें। तो 144 का यहाँ पे जो है हो जाएगा, देखिए 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट हो जाएगा सी और डी। तो देखिए खरपतवारों की उपस्थिति फसल की उपज को कम करने में सहायक है। किसान को अपनी पूर्ण शक्ति व साधन फसल की अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी और डी, यानी कहता है ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ये फसली जो पादपों से जल, पोषक स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है 145 के नीचे दिए गए विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ में पदों का कौन सा संयोजन सही है। 145 का यदि देखें तो तीसरा ऑप्शन देखिए, यानी तीसरा ऑप्शन यानी कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है जिसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। पादप व जंतुओं की कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है जो पादपों की जंतुओं से भिन्न होती हैं। ये ठीक है, इसमें क्रम से कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। 146 नंबर देखिए, कहता है नीचे दिए गए समुच्चय में कौन सा जो है किसी के मादा भाग को संगठित करते हैं। 146 का होगा तीसरा, यानी पुंकेसर, अंडाशय और वर्तिका। ठीक है। पुंकेसर, अंडाशय और वर्तिका कहता है कि मादा भाग को संगठित करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है करा कि कलफरी टेडपोल या लार्वा वयस्क मेढक के रूप में। तो यहाँ पे राइट आंसर देखिए मादा भाग को संगठित करते हैं। वर्तिका, इसमें जो है 146 का राइट आंसर क्या होगा ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्या पुंकेसर, अंडाशय या वर्तिका होगा। ठीक है, या फिर वर्तिकाग्र अंडाशय वर्तिका होगा या वर्तिकाग्र अंडाशय पुंकेसर होगा। वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका। ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे आए तो 2 होगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि क्या एक पौधे के रूपांतरित तने का युग्म है। 147 का देखिए, तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। कहता है कि पौधे के रूपांतरित तने का युग्म, पौधे के रूपांतरित तने का युग्म यह है अदरक और हल्दी। तना का अदरक और हल्दी। तो देखिए जड़ों का गुच्छा यानी राइजोम एक परिवर्तित तना है जो क्षैतिज एवं भूमिगत रूप से बढ़ता है। इसमें जो नोड्स, गांठ और इंटरनोड्स यानी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हल्दी या अदरक जैसे कुछ पौधे जो है राइजोम पर कलियों में जो है वर्टिकल शूट उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट 148 है कि दांत क्षय के बारे में कौन सा सच है। 148 का जो है 148 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, 9 तो 1 नहीं 2। तो देखिए हमारे मुंह में जीवाणु मौजूद होते हैं लेकिन वे हमारे लिए हानिकारक नहीं होते। हालांकि अगर हम खाने के बाद अपने दांतों और मुंहों की साफ नहीं करते हैं तो जो हानिकारक जीवाणु भी इसमें रहने और बढ़ने लगते हैं। ये जीवाणु बचे हुए भोजन में जो है मौजूद जो है शर्करा को तोड़ते हैं और अम्लीय जो है निमोचित करते हैं। ठीक है। चॉकलेट, मिठाई, शीतल पेय, अन्य चीनी उत्पाद दांत के क्षय के प्रमुख कारण है। 149 नंबर देखिए, कहता है कि भूकंपों के लिए क्या जो सत्य है। 149 का होगा आपको तीसरा ऑप्शन देखिए, यानी 1 और 3 यानी भूकंप पृथ्वी का अचानक आघात या कंपन है जो बहुत कम समय के लिए रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा फर्स्ट, यानी 149 का 1 और 3 यानी भूकंप की शक्ति ठीक है रिक्टर पैमाने पर एक परिमाण के रूप में व्यक्त की जाती है। 150 नंबर है कि प्राणियों के उत्सर्जन के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सत्य है। 150 का हो जाएगा ए, यानी मानवों में मुख्य उत्सर्जन उत्पाद यूरिया है। तो मानव शरीर द्वारा उत्पन्न मुख्य उत्सर्जी उत्पाद यूरिया है। यह लीवर में प्रोटीन के टूटने से उत्पन्न होता है जहाँ अतिरिक्त जो अमीनो एसिड यूरिया में परिवर्तित हो जाते हैं। यूरिया यूरिन के जरिए जो है शरीर से बाहर निकल जाता है।